हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे पेपर 1 के लिए। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आज हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे वो क्या है, जो 5 जनवरी 2022 को हुआ था ऑनलाइन मोड में पेपर 1, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी हम लोग सही आंसर पे पहुंच पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कारण कथन का है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब एक चीज देखिए, आपको भी पता होगा कि विकास के लिए आनुवंशिकता ठीक मैटर करती है, लेकिन साथ साथ वातावरण भी मैटर करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पूरी तरीके से केवल आनुवंशिक को ही आनुवंशिक बनावट को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यानी कि ये क्लियरली है कि ये सही नहीं है। ठीक है, अगला, क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें होती हैं, इसमें बताया केवल हेरिडिटी ही है, बल्कि हेरिडिटी होता है लेकिन उसके साथ साथ वातावरण भी होता है। वातावरण में क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि आसपास का माहौल कैसा है, उसको पोषक तत्व किस प्रकार से मिल रहे हैं ना, इन्वायरमेंट हेल्दी है कि नहीं है, ये सारी चीजें बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, केवल वंशानुगत, यहाँ पे दोनों में केवल अनुवांशिक और वंशानुगत की ही बात हुई है, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन, पहले का चौथा, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण। देखिए यहाँ पे सूक्ष्म कौशल, जो सीटेट का पेपर था वह सूक्ष्म कौशल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ होना चाहिए सूक्ष्म गामक कौशल। इंग्लिश में आप देखेंगे, जो इंग्लिश का पेपर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है फाइन मोटर स्किल। ठीक है, ठीक, फाइन मोटर स्किल। तो कह रहा है निम्नलिखित में से फाइन मोटर स्किल के उपयोग का एग्जाम्पल या उदाहरण कौन सा है। रनिंग है, वॉकिंग है, या स्क्रिबलिंग है, या जंपिंग है। ठीक है, दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना या कूदना। इसको समझने से पहले ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है सीटेट में, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मोटर स्किल क्या होती है, पहले वो देखते हैं। मोटर स्किल, मोटर स्किल 2 टाइप्स की होती है। एक तो होता है ग्रॉस मोटर स्किल। क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल, और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल। क्या होता है, फाइन मोटर स्किल। अगर हिंदी की बात करें तो इसको कहते हैं स्थूल गामक कौशल। क्या कहते हैं, स्थूल गामक कौशल। इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म गामक कौशल। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, देखिए स्थूल गामक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल वो स्किल होती है जिसमें बॉडी के सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें हमारी फुल बॉडी का यूज हो रहा है या बॉडी के सारे पार्ट्स का यूज हो रहा है, तो वो होता है स्थूल गामक कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे दौड़ना, अगर हम दौड़ेंगे तो हैंड का भी यूज हो रहा है, पैर का भी यूज हो रहा है, और हमारा स्टमक भी हिल रहा है, हेड भी जो हेड है वो भी मूव कर रहा है। तो यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें पूरी बॉडी का यूज है वो कहलाता है ग्रॉस मोटर स्किल। यानी अगर हम बात करें चलना, दौड़ना, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ग्रॉस मोटर स्किल। अगर कूदने की भी बात करें, जैसे इसमें कूदना है, अगर आप कूदेंगे, देखिए अगर आप कूदे तो यानी पूरी बॉडी आपकी मूव हुई, तो कूदने में भी ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, अब बात आती है सूक्ष्म यानी फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल वो स्किल होती है जो कि पूरी बॉडी का यूज ना होके बॉडी के किसी एक ऑर्गन या एक मसल का यूज होता है। ग्रॉस मोटर स्किल में बॉडी या बड़ी मसल्स का यूज होता है। फाइन मोटर स्किल में एक तो पूरी बॉडी का यूज नहीं होता है पहली चीज, और बहुत ही छोटी छोटी मसल्स का यूज होता है। जैसे केवल हाथ का यूज होगा, हाथ में उंगलियों का यूज होगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं, फाइन मोटर स्किल। इसमें क्या आ जाता है एग्जाम्पल में, लिखना केवल हाथ का यूज है ना, आर्ट बनाना, पेंटिंग करना, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी,
फाइन मोटर स्किल में, क्योंकि केवल हाथ का यूज है। या साइकिलिंग में देखिए, साइकिलिंग में क्या मोस्टली आपके सिर्फ पैरों का यूज होता है ना, होता है हल्का फुल्का, साथ में ब्रेक लगाने के लिए हैंड का भी यूज होता है, लेकिन मेजरली किसका यूज होता है, पैरों का। तो साइकिलिंग को भी आप उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें दौड़ना ग्रास मोटर स्किल, चलना ग्रास मोटर स्किल, कूदना ग्रास मोटर स्किल। पूछ क्या रहा है, फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म गामा कौशल। कौन सा ऑप्शन सही है, घसीट कर लिखना है यानी स्क्रिप्ट में, ठीक है। लिखने वाली चीजें जो भी आती हैं वो किसमें आती हैं, फाइन मोटर स्किल में। क्यों, क्योंकि इसमें केवल हैंड का यूज होता है, फिंगर्स का यूज होता है, पूरी बॉडी का यूज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था, बाल्यावस्था तब से कब तक होता है, 6 to 12, ठीक है। एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। देखिए नकल करना तो शुरू कर रहा है, लेकिन वो खेल कैसा है, काल्पनिक है, वो रियल नहीं है। रियल खेल में बाल्यावस्था के, मध्य बाल्यावस्था के बच्चे नकल कर सकते हैं, या मध्य बाल्यावस्था से पहले पूर्व बाल्यावस्था जो होती है उसमें भी नकल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ काल्पनिक खेल की बात हो रही, इस वजह से ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। अगला है एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, कर सकता है यानी थोड़ी उसके अंदर टेंडेंसी आ गई है, अगर वो कोशिश करेगा तो वो तर्क कर सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। अगला है एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। समझिएगा, देखिए परिकल्पना थोड़ी बहुत बच्चा कर सकता है, ठीक है, लेकिन जटिल प्रयोग यानी बहुत जो कठिन प्रयोग हैं उनकी योजना वो नहीं बना सकता है, इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट है एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल की जस्ट अभी हमने बताया, स्थूल कौशल का मतलब होता है ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और एक ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना है, यानी जैसे पेंसिल को पकड़ता है वैसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि आप बताइए पेंसिल को पकड़ने में क्या पूरी बॉडी का यूज होगा या कोई बड़ी मांसपेशी या बड़े मसल्स का यूज होता है, नहीं होता है, फिंगर्स का यूज होता है। और जब पूरी बॉडी का यूज ना हो जहां पे, वहां पे कौन सी मोटर स्किल होती है, फाइन मोटर स्किल होती है, ना कि ग्रॉस मोटर स्किल होती है। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये सूक्ष्म होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, इस वजह से ये भी नहीं सही है। कौन सा बचता है, ऑप्शन चेकिंग से भी हमने पता कर लिया, सेकंड बचता है। और अगर थ्योरी के हिसाब से तो भी ये सही है कि एक बच्चा नियमों, एक तो उसने नियम समझ लिया है, उसके बाद वो उस पर तर्क कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर उसने नाउन को समझ लिया है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, किसी ने पूछा शी इज अ नाउन, शी जो है SHE ये नाउन है, ठीक है, तो क्या बच्चा मानेगा, नहीं मानेगा। क्यों, क्योंकि उसने समझ रखा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। सी जो है किसी का नाम नहीं है, ना कोई पर्सन है, मतलब पर्सन प्लेस आर थिंग के नेम होते हैं, वो नाउन कहलाता है, तो ये किसी का नेम नहीं है। इस वजह से ये तर्क मध्य बाल्यावस्था के बच्चे या उससे पहले के भी, पूर्व बाल्यावस्था के भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। इस वजह से ये कौन सा सही ऑप्शन है, सेकंड, ठीक है। अगला देखते हैं फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यानी आपने देखा होगा फिल्मों और विज्ञापनों में जो भी एडवर्टीजमेंट होता है न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे, ठीक है, उसमें क्या होता है जो जैसे कार, कोई नई जो 4 व्हीलर है वो लॉन्च हुई है, तो आपने अक्सर देखा होगा उसमें उसके साथ जो फोटो शूट होता है वो गर्ल्स ही होती है ना। कार के साथ कोई भी बाइक लॉन्च हो या कार लॉन्च हो तो उसमें मैक्सिमम क्या है, गर्ल्स की फोटो आती है। ये आपने देखा होगा कि जो भी टीवी में मसालों के ऐड आते हैं या कुकिंग से रिलेटेड ऐड आता है या कुकिंग से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं किचन के, उसमें गर्ल्स होती है, ठीक है। और जो भी चीजें हैं और जो सारी चीजें हैं उनमें बहुत सारों में बॉयज का भी आता है, मेल पर्सन का भी आता है। तो ये कह रहा है कि क्या इनसे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, या सामाजिकरण की कौन सी संस्था है और इसकी क्या भूमिका है। तो फिल्मों और विज्ञापनों के जो भी जेंडर से रिलेटेड
चीजें दिखाई जाती, वो मीडिया है कि स्कूल है, पहली चीज तो मीडिया है। ठीक है, अब बताइए मीडिया प्राथमिक है या द्वितीयक है? देखिए, जो समाजीकरण की संस्था होती है, ठीक है, प्राथमिक संस्था और प्राइमरी या सेकेंडरी द्वितीयक संस्था। ठीक है, प्राथमिक में वो चीजें आ जाती हैं जैसे परिवार, पड़ोस के लोग, जहां पे बच्चा ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, जहां पे बच्चे के आसपास मैक्सिमम टाइम लोग रहते हैं, जैसे उनके पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नेबर्स, है ना, ये सारी चीजें। द्वितीयक में मीडिया, स्कूल, ठीक है, और सारी चीजें। तो यहां पे क्या है, मीडिया की बात हो रही है, और मीडिया कैसी संस्था है? द्वितीयक संस्था है, सेकेंडरी, यानी सेकेंड ऑप्शन सही। लेकिन जब भी आप इसको पुट करेंगे तो यहां पे ये चीज गलत है कि यहां पे द्वितीयक पुट होगा, सेकेंडरी। समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालता है, ये ध्यान रखिएगा। मीडिया द्वितीयक सही है, लेकिन यहां पे द्वितीयक पहले होगा और मीडिया वहां पे बाद में होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड। अगला है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है। जीन पियाजे ने जो भी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता है? अमूर्त सोच की क्षमता। अब देखिए, अमूर्त सोच की जो क्षमता होती है वो होती है किसमें? एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक में। फिर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरों का नजरिया लेने की क्षमता, यानी ये बात कर रहा है सेंट्रेशन की, सॉरी डिसेंट्रेशन की बात कर रहा है। डिसेंट्रेशन किसका गुण है? अगर ये कहें तो ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। कॉन्क्रीट यानी कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का ये है। कब से कब तक होता है? 7 to 11। ठीक है, ये हो गया कॉन्क्रीट का। अगला आता है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की। ये भी जो है किसका है? ये है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल। एब्स्ट्रैक्ट का है या फॉर्मल ऑपरेशन का है? औपचारिक संक्रियात्मक या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक। बचा कौन है? सेकंड। अब सेकंड में एक डाउट आता है, सर जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है लक्ष्य निर्देशित, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कहेंगे सर ये तो सेंसरी मोटर की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल है सेंसरी मोटर की। ठीक, 8 to 12 मंथ्स के दौरान गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है 8 to 12 मंथ्स के दौरान गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों में आ जाती है सेंसरी मोटर में। लेकिन कह रहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आ जाती है? आप बताइए, क्या यहाँ पे चूंकि सेंसरी मोटर दिया नहीं हुआ, प्री ऑपरेशनल पूछ रहा है, क्या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जब 12 महीने पे आ जाती है और पूर्व संक्रियात्मक जो है प्री ऑपरेशनल शुरू होता है 2 to 7, तो 1 साल के अंदर अगर आ जाती है तो कहीं ना कहीं 2 साल के अंदर टच में रहेगी। क्योंकि यहाँ पे सेंसरी मोटर दिया नहीं हुआ, पूछा है पूर्व संक्रियात्मक में, और ऑप्शन सही नहीं हो सकते। इस वजह से हम सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किस में आ जाता है? ऑप्शन के लिहाज से। ठीक है, अगर यहां पूछता सेंसरी मोटर अवस्था में कौन सी, तो हम बिना किसी झिझक के सेकंड ऑप्शन क्लिक कर देते। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक पूछ रहा है, 3 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। लक्ष्य निर्देशित ये सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल की। क्यों? क्योंकि 8 to 12 मंथ्स के दौरान ये क्रिएट होता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल आ जाती है 2, यानी जस्ट 1 साल बाद प्री ऑपरेशनल शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 साल तक ये क्षमता रहती होगी प्री ऑपरेशनल में भी। कहने का मतलब ये है, ऐसा थोड़ी है
कोई प्रॉपर्टी आई अगले दिन चली गई है ना, वो कुछ टाइम तक रुकती है और धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। ठीक है, अगला है पियाजे के अनुसार, फिर पियाजे पे क्वेश्चन आ गया। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का कैसा होना जरूरी है? ठीक है, गतिशील या लचीला होना, संरक्षित या अनम्य यानी स्ट्रक्चर्ड या रिजिड। रिजिड बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए जहां पे हिंदी के टफ वर्ड है वहां पे इंग्लिश हमने लिख दी है। ठीक है, जिसे समझने में आसानी हो जाए। सहानुभूतिपूर्ण या पारदर्शी, इम्पैथेटिक या ट्रांसपेरेंट नहीं। देखिए बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों में जहां पे फ्लेक्सिबल आ जाएगा वो ऑप्शन तो सही हो सकता है। ठीक है, अगला है यांत्रिक और व्यवहारवादी, मैकेनिकल एंड बिहेवियरिस्टिक नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? मोबिल एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब यह है कि हम बच्चों को, सारे बच्चों को एक जैसा नहीं ट्रीट कर सकते हैं। जो जिस बच्चे की मेंटल डिमांड कर रहा है, मेंटल सिचुएशन जो डिमांड कर रही है, उस हिसाब से टीचर को बिहेव करना है। तो अगर वो अपना बिहेवियर एक जैसा रखेगा तो शायद उस बच्चे का लॉस होगा जो मेंटली वीक है या मेंटल ऑपरेशन में थोड़ा कमजोर है अन्य बच्चों की अपेक्षा। तो वहां पे टीचर का रोल, टीचर को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। जो बच्चा जैसा है उसको उस तरह से ट्रीट किया जाए। हो सकता है कोई बच्चा बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसा डिमांड कर रहा हो कि टीचर हमें आराम से समझाए, मैं तेज नहीं समझ पा रहा हूँ। बहुत बच्चे होते हैं बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं, है ना, लेकिन बहुत बच्चे होते हैं स्लो कैप्चर करते हैं, है ना, स्लो लर्नर होते हैं। तो उनके हिसाब से टीचर को बच्चे के हिसाब से ढलना होता है। तो इस नजरिए से देखा जाए बच्चे को, टीचर को गतिशील और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला है वाइगोस्की का, कि वाइगोस्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। देखिए वाइगोस्की की बात आ गई तो पहले एक चीज समझ लेते हैं तो समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए वाइगोस्की ने ये कहा है, पहले लर्निंग देन डेवलपमेंट। ठीक है, और जो पियाजे ने कहा है, ठीक है, पियाजे ने क्या कहा है, पहले वो बायोलॉजिकली मैच्योर होगा यानी पहले डेवलपमेंट होगा देन लर्निंग होगी। दोनों अपोजिट। अगर वो जब तक बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं होगा तब तक जैसे जैसे बायोलॉजिकली मैच्योर होगा वैसे वैसे वो सीखेगा, ये पियाजे का कहना है। वाइगोस्की ने जस्ट इसका अपोजिट कहा है, जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है पहले धीरे धीरे सीखेगा तब उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन की। वाइगोस्की के विचार में संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है? नहीं। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, वाइगोस्की के अनुसार नहीं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। जो लैंग्वेज है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इजी कर देती है। बिल्कुल सही है। क्यों? अभी बता रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, इस वजह से ये भी गलत है। एक तो चीज ये वाइगोस्की ने की, पहले लर्निंग देन डेवलपमेंट, और 3 फैक्टर बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। 3 फैक्टर कौन कौन से? पहला सोसाइटी, दूसरा कल्चर, तीसरा लैंग्वेज। सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज, 3 फैक्टर बताए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जो उनको प्रभावित करते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो भाषा जो है, जो लैंग्वेज है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और इजी बना देती है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्यों बना देती है, अगर बच्चा जिस परिवार में रह रहा है तो अगर उसको जैसे जैसे वो, भाषा तो पहले से है, वाइगोस्की का कहना है, वाइगोस्की का ये कहना है भाषा कहीं से जब बच्चा होता है, ऐसा नहीं कि दुनिया में भाषा नहीं, भाषा पहले से है। जैसे जैसे वो इस दुनिया में आया है, कोई बोलेगा, आसपास के लोग बोलेंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे चीज़ों को वो अडॉप्ट करता रहता है, चीज़ों को अपने माइंड में बार बार वो चीज़ बोली जा रही है तो वो समझने लगता है कि पापा क्या होता है, मम्मा क्या होता है, ग्रैंडफादर क्या है, ठीक है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ठीक है, तो जैसे जैसे लैंग्वेज सीखता है वैसे वैसे उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये वाइगोस्की का कहना है। तो भाषा क्या है, संज्ञानात्मक विकास को बहुत आसान बना देती है। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगला
फिर वाइगोस्की का क्वेश्चन आ गया। वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आसान बनाते हैं? अभी मैंने बताया जस्ट अभी कि संज्ञानात्मक विकास को 3 कारक आसान बनाते हैं। कौन कौन से? सोसाइटी, समाज, क्योंकि वो समाज में रहकर सीखता है। दूसरा कल्चर, और तीसरा लैंग्वेज। 3 कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो इसमें से सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है, क्या यह है? बिल्कुल है। सामाजिक संपर्क, सामाजिक का मतलब है समाज में रहकर जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, ना तो उन्होंने संतुलन की बात की है, ना तो पुरस्कार की बात की है। यानी ऐसा ऑप्शन जिसमें पहला दूसरा हो। किसमें है? पहला दूसरा, थर्ड, 8वें का थर्ड, ठीक है, बात क्लियर है? 8वें का थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में, बाल केंद्रित अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात आती है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डीवी ने। इन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होती है, यानी जो लर्निंग है वो उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा नहीं, पुरस्कार और दंड के द्वारा। ऐसा नहीं आप अगर किसी को प्राइज दे रहे हैं तो बच्चा ज्यादा सीखेगा, पनिशमेंट दे रहे हैं तो कम सीखेगा। हाँ, नकारात्मक उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर आप पुरस्कार देने लगे तो बच्चा सिर्फ पुरस्कार के लिए ही पढ़ेगा, इसलिए पुरस्कार देने से बचना चाहिए। बच्चों को मोटिवेशन देना चाहिए, पुरस्कार और दंड पर निर्भर नहीं। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित, बिल्कुल सही है। क्यों सही है बताते हैं। चौथा ऑप्शन, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो इसमें क्या है? शिक्षक का रोल भी है, चाइल्ड का रोल भी है, और चाइल्ड का रोल ज्यादा है, चाइल्ड सेंटर में है, ना कि टीचर, ठीक है। तो पूरा फोकस जो है चाइल्ड पे होता है, टीचर का रोल इतना होता है ऑब्जर्व करना उसे। थर्ड ऑप्शन क्यों सही है? तो जॉन डीवी ने जो बताया है, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है या प्रगतिशील शिक्षा होती है, ये एक तो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से, यहाँ पे बच्चा प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखता है, ठीक है, खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव या पहले डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और दूसरा क्या है? टीचर्स और पीयर्स, यानी जो अध्यापक हैं और उसके सहपाठी हैं उनके साथ मिलकर सीखता है। टीचर्स, ठीक है, यानी जो उसके क्लास में और जो बच्चे हैं उनको, और टीचर्स के साथ में। टीचर का रोल होता है सिर्फ इतना कि अगर बच्चा कुछ गलत सीख रहा है, गलत तरीके से सीख रहा है, उसको सही करना, ठीक है, लेकिन बच्चा जैसे चाहे वैसे सीख सकता है। और प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि वो डायरेक्टली क्लास में करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पे शिक्षक और छात्रों में सह निर्मित है, इस वजह से थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10, लॉरेंस कोहलबर्ग का क्वेश्चन आ गया। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे इरादों की उपेक्षा करता है? वाई सर? और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों, डर पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए ये बात पता किसे कर रहा है? ये बात कर रहा है प्री कन्वेंशनल स्टेज की, समझिएगा, प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, पहला स्तर, प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। हिंदी में अगर कहें पूर्व परंपरागत नैतिक तर्कणा का स्तर, पूर्व परंपरागत नैतिक तर्कणा का स्तर। इसके 2 स्तर बताएं, कौन कौन से? पहला पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है। यहां पे पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन ये लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब ये बात कर रहा है, समझिए इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा इसलिए दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, उसको लगता है अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे हमें पनिश मिलेगा। हर वो काम इस डर से करता है कि मुझे पनिशमेंट ना मिले। अगर वो किसी को फॉलो कर रहा है, किसी की आज्ञा का पालन भी कर रहा है, तो सिर्फ इस वजह से करता है कि उसको पनिशमेंट ना मिले। यहां पे कह क्या रहा है कि बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करता है और इसके बजाय
अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है, कि यानी कि उसको ये डर है अगर मैंने ऐसा किया तो हमें नकारात्मक परिणाम मिलेंगे, यानी मुझे पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, इस नजरिए से देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास सही है ना, है ना, 10वें का पहला। अब बात आती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ये क्या होता है? इसमें बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुसार बिहेव करता है। अगर इसमें इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन में क्या होता है, बच्चे की आवश्यकता है, उसको पेन चाहिए, आपने अगर उसको पेन दे दिया आप बहुत अच्छे हैं, अगर आपने पेन नहीं दिया, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की, तो आप बहुत बुरे हैं। और ये भी एक्सपेक्ट करता है बच्चा, अगर मैंने तुम्हें पेन दिया, अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो कल तुम मेरी भी हेल्प करोगे। ये किस में होता है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। किसका है? प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग में। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग, देखिए भाषा का उपयोग करने की क्षमता किस बुद्धि की विशेषता है? हार्वर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धियां बताई हैं, 8 प्रकार की। ठीक है, उसमें से एक भाषाई बुद्धि भी है, लिंग्विस्टिक में क्या है? बच्चा तरह तरह की भाषाओं को सीखने लगता है। ठीक है, और बहुत ही फ्लुएंट हो जाता है, कहीं फंसना नहीं है, जो भी भाषा उसने सीखी है बहुत ही फ्लुएंसी किससे बोलता है। तो क्या करें, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह यानी फ्लुएंट और लचीले ढंग से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भाषा का उपयोग करना भाषाई बुद्धि कहलाती है। ठीक है, कौन कौन सी 8 बुद्धियां बताई हैं समझिए। ये 8 बुद्धियां हैं। एक तो बॉडली काइनेस्थेटिक, शारीरिक गतिकी में क्या है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट या रनिंग, है ना, धावक जो होते हैं, इन सब में क्या होती है? शारीरिक गतिकी बुद्धि होती है। जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं, म्यूजिकल होती है। जो लोग वैज्ञानिक होते हैं, विश्लेषण जो करते हैं चीजों का, लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि होती है। शाब्दिक भाषा विज्ञान जिसकी अभी बात हुई है, वर्बल लिंग्विस्टिक। ठीक है, इंटरपर्सनल अंतरवैयक्तिक, जो खुद को जानने की कोशिश करते हैं। फिर इंटरपर्सनल, फिर विजुअल स्पेशल और नेचुरलिस्टिक। ये 8 प्रकार की बुद्धियां गार्डनर ने बताई हैं। कौन सा ऑप्शन सही इस हिसाब से? भाषाई बुद्धि यानी कि पहला ऑप्शन ही आ गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति, कौन सी स्ट्रेटजी कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। जब भी नहीं वाला क्वेश्चन है तो हम ये देखते हैं कौन सी रणनीतियां व्यक्तिगत मतभेद को पूरा करने के लिए प्रभावी, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे व्यक्तिगत मतभेद कम से कम हो या ना हो। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कौन सी हैं। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, बिल्कुल सही है। अगर हमने ये किया तो हमारे जो पर्सनल डिफरेंसेस हैं वो दूर होंगे। हमने क्या बोला, क्या हम बोल रहे हैं उससे कोई हर्ट होगा? ठीक है, हम ऐसा कुछ ना बोले जिससे दूसरा हर्ट हो। तो यानी अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार यानी कम्युनिकेशन पर विचार करना। हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं तो व्यक्तिगत मतभेद दूर होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करना, नहीं होना है। मतभेदों को पहचाने और सम्मान करें, बिल्कुल है। मतभेद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद भाई हमारा सोचने का नजरिया अलग है, आपका अलग है। ठीक है, तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। उस पर बहुत ज्यादा ये भी नहीं करना नहीं हम ही सही है। भाई हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, है ना। तो एक दूसरे के जो मतभेद है उनको पहचाने और उनकी रिस्पेक्ट करें। इससे भी व्यक्तिगत मतभेदों में कमी आएगी। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में सीटेड में मतभेद आ गया, यहाँ पे होना चाहिए तरीके। ठीक है, विविध शैक्षणिक तरीकों का प्रयोग करें, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे कह रहा जो डिफरेंट पेडागोजी है वो अलग अलग बच्चों के लिए प्रयोग करें। देखिए कोई बच्चा किस बैकग्राउंड का है उसके लिए हो सकता है हमें अलग पेडागोजी का यूज करना हो, कोई बच्चा दूसरे बैकग्राउंड का है उससे अलग है। तो वो बच्चे ये डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस स्तर का है, ये बच्चा किस स्तर का है। वहां पे हो सकता है जो हमें पेडागोजिकल टूल है वो अलग अलग तरीके से यूज करना पड़े। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन व्यक्तिगत मतभेद को दूर करेगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे तरीके होना चाहिए। ठीक है, सीटेट के पेपर में जब भी इंग्लिश का पेपर देखेंगे, इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज में होता है वहां पे सही दिया हुआ है, यहाँ पे पेडागोजी वर्ड यूज हुआ। पेडागोजी का मतलब है शैक्षणिक तरीके। अगला है
छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। आप ये बताइए, यहां पे व्यक्तिगत मतभेद की बात हो रही है, लर्निंग की बात नहीं हो रही है। पर्सनल डिफरेंसेस को कैसे दूर किया जाए। यहां पे जो चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है तब तो उसकी कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें, उन्हें डायग्नोस करें, देन उनका हम उपचार करें, ठीक है। लेकिन यहां पे व्यक्तिगत मतभेद की बात हो रही, इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन कि अगर हम छात्रों की कमियों को पहचानेंगे, इससे व्यक्तिगत मतभेदों में जो आपस में बच्चों में व्यक्तिगत मतभेद है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। का चौथा, फोर्थ ऑप्शन। अगला, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर, 4 साल का एक लड़का है राहुल, उसको गुड़िया उपहार में मिलने पर यह बोला, मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। ये क्या दर्शाता है? सिंपल से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि लड़के क्या करेंगे, लड़के क्या करते हैं एक, और लड़कियां क्या करती हैं, ये क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता है, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, ठीक है। अब जेंडर पक्षपात क्या है? जब हम लड़की में पक्षपात करने लगे, जैसे लड़के को हमने खाना ज्यादा दे दिया, 4 रोटी दे दी, लड़की को 3 दी, ये क्या है? जेंडर पक्षपात, ठीक है। जेंडर समता क्या है? जेंडर समता यह है जब किसी की आवश्यकता अनुसार जब परिस्थितियों के हिसाब से जब अवसर दिए जाते हैं उसे जेंडर समता कहते हैं, ठीक है। परिस्थितियों का मतलब देखिए, समझिए एग्जाम्पल से, अगर कोई बच्चा फुली फिट है, किसी प्रकार की उसमें डिसेबिलिटी नहीं है, तो वो दौड़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई बच्चा अगर लोकोमोटर यानी उसके पैरों में दिक्कत है ना, तो उसको अगर थोड़ी सी हेल्प कर दी गई, यानी उसको हेल्प करना, ये क्या है? जेंडर समता। यानी जो बच्चा जो डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से उसकी हेल्प करना जेंडर समता। और जेंडर समानता क्या होता है? जेंडर इक्वालिटी, सबको समान रूप से अवसर देना। किसको क्या दिक्कत है, किसको नहीं दिक्कत है, डजंट मैटर, सबको एक लेवल पे रखना, ये जेंडर इक्वालिटी कहलाता है। जेंडर इक्वालिटी परिस्थितियों के हिसाब से अवसर देना, ठीक है। जेंडर प्रासंगिकता क्या है? यानी जेंडर रिलेवेंस, जेंडर रिलेवेंस, ये क्या होता है कि कौन सा नियम कानून, कौन सा लॉ, कौन सा रूल मेल के लिए प्रासंगिक है, कौन सा फीमेल के लिए प्रासंगिक है। जब इस चीज की बात आ जाती है तो उसे कहते हैं जेंडर प्रासंगिकता, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो जेंडर के ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने डाल रखा, उसको देखिएगा। जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है, ठीक है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। अगला, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन। देखिए यहां बात हो रही है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग जो भी होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो क्या होता है? समेटिव असेसमेंट, ठीक है। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट हमने बताया था आप लोगों को। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर होता है, सार्वभौमिक विकास, मतलब वो डेली चलता रहता है। डेली आप ये कह सकते हैं एक नजर टीचर की कहीं ना कहीं बच्चे पे होती है, होती इस सेंस है सीखने में क्या दिक्कत है, डेली उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। वो बाकी जो पढ़ाई के अलावा जो एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पढ़ाई के अलावा एक्टिविटीज जो हो रही हैं उसमें उसकी कितनी ग्रोथ है, वो इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इन सारी चीजों का जब असेसमेंट होता है, और दूसरा वो दूसरे को बिहेव कैसे कर रहा है, इन सारी चीजों का जो असेसमेंट होता है उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये आप यूनिट टेस्ट भी समझ सकते हैं, वीकली टेस्ट भी समझ सकते हैं। वीकली टेस्ट का मतलब है एकेडमिक तो होगा ही साथ में, एकेडमिक से इतर जो चीजें हैं, ठीक है, वो भी होंगी। आप मॉरल डेवलपमेंट समझ लें, फिजिकल डेवलपमेंट समझ लें, ठीक है, ये सारी चीजें, विटल डेवलपमेंट समझ लें, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जो समेटिव होता है वो टोटली एकेडमिक बेस होता है, चाहे सेमेस्टर वाइज हो ईयरली वाइज हो।
पूरे साल आपने पढ़ाई की, लास्ट में रिजल्ट आ गया, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका एकेडमिक कैसा है, सिर्फ इससे मतलब होता है समेटिव असेसमेंट का। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान, हमने क्या कहा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सार्वभौमिक विकास की बात करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, दैनिक प्रक्रिया में, डेली जो भी कर रहा है, यही ऑप्शन सही है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, अभी जो समझाया मैंने कि डेली, डेली का मतलब है आपका रहने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, आप समाज में दूसरे से कैसे बिहेव कर रहे हैं, सिर्फ एकेडमिक की बात नहीं करेगा, सारी चीजों की बात करेगा, ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन। थर्ड देख लेते हैं, सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें, नहीं। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना कभी नहीं कर सकते बच्चों के बीच, बच्चा क्या है उसका मोरल डाउन हो जाएगा। सपोज कोई बच्चा आपने कंपेयर कर लिया दूसरे बच्चे से, तो जो बच्चा आपने कंपेयर किया बता दिया कि नहीं रिंकू यार तुम नहीं सही हो, वो देखो राम बहुत अच्छा कर रहा है ना, तो जो रिंकू है उसके अंदर वो काफी डिमोरलाइज हो जाएगा। तो कभी बच्चों में कंपेरिजन ना करें, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। आप बताइए क्रिटिकल थिंकिंग होती कैसे। क्रिटिकल थिंकिंग तभी होगी जब हम जिस चीज को देख रहे हैं उसके सारे पक्षों के बारे में हमें पता हो, ठीक है। अभी जैसे इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में हार गई, तो क्यों हारी, सिर्फ पर्टिकुलर उस डे की बात हम नहीं कर सकते, है ना, कई रीजंस उसके पीछे हो सकते हैं। तो जब सारे पक्षों को सोचकर हम बात करते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। सिर्फ एक व्यू को नहीं, तो अच्छा नहीं खेले, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए और केएल राहुल ने बहुत गेंदें खेली इस वजह से आउट हो गए, तो ये सारी चीजें नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ओवरऑल चीजों को हम देखते हैं, ठीक है हार गए लेकिन काफी चीजें उसमें अच्छी भी हुई हैं, तो ये क्या कहलाती है क्रिटिकल थिंकिंग। अब बात समझिए, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। क्या ये प्रश्न पूछा जाए बच्चों से तो बच्चे क्या बताएंगे, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, सपोज एक्स वर्ष बता देंगे वो, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बता देंगे कितना होता है, वन वर्ड में, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बता देंगे। ये सारे क्या है आपको पता है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे हैं। अगला, बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करिए। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसे रख सकते हैं। तो आप इससे एक चीज ये समझिए, जब भी ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात होती है वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती है। बच्चा अपना व्यू देगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आपने कोई स्टोरी सुनाई क्लास में, आप पूछेंगे सीता का घर कहाँ है, बता देंगे बगल में है, जो उस स्टोरी में है। सपोज जैसे खरगोश और कछुआ वाली है ना, जिसमें खरगोश हार जाता है कछुआ जीत जाता है, तो आप पूछेंगे कौन जीता, सारे बच्चे बता देंगे खरगोश जीता या कछुआ जीता, ठीक है। खरगोश क्यों हारा बता देंगे। अगर उनसे पूछा इस जो स्टोरी, इससे आपको सीख क्या मिलती है, तो सारे बच्चे अपने माइंड का यूज करेंगे। वहां पे कोई भी रिटेन चीज नहीं है, हर बच्चों का हो सकता है आंसर अलग हो, अलग अलग टाइप के आंसर दें। तो जहां पे बच्चे अपने दिमाग का यूज करके उत्तर देते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन में होता है। जहां पे वन वर्ड या यस या नो में आंसर दे वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यहां पे देखिए सारा रटी रटाई नॉलेज पे बेस्ड है। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, बच्चे को सर याद है बता देगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है बता देगा बच्चा, वन वर्ड में 180 है ना, या 360 जो भी है। बच्चा गलत भी बता सकता है, सही बता सकता है। पृथ्वी के वायुमंडल को विभिन्न परतों के नाम बताइए, बच्चा बता देगा कुछ वर्डों में। लेकिन जब इसकी बताने की बात आएगी तो उसको अपना व्यू रखना पड़ेगा। तो समालोचनात्मक सोच के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन ठीक जो है पूछे जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। अगला, एक समावेशी व्यवस्था इंक्लूसिव सिस्टम की बात कर रहा है, किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। देखिए समावेशी में हमने बताया सभी प्रकार के बच्चे, सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, साथ में जो थोड़ा बहुत डिसेबल्ड होते हैं वो भी बच्चे रहते हैं, ठीक है, वंचित बालक है वो भी रहते हैं। अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार नहीं, स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार बिल्कुल। छात्र की जो जरूरत है
उस हिसाब से स्कूल काम करे, ये होता है समावेशी व्यवस्था में। छात्र स्कूल के हिसाब से नहीं, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार नहीं। कौन सा सही है? सेकंड। आप खुद ही सोचिए ना कि छात्र की क्या जरूरत है। भाई एक समावेशी इंक्लूसिव क्लासरूम की बात कर रहा है, वहां पे हर कैटेगरी का बच्चा बैठा हुआ है। कोई सामान्य बालक है, कोई कम बुद्धि वाला बालक है ना, या जिसको स्लो लर्नर भी उसमें है ना, प्रतिभाशाली बालक भी है। तो हर बच्चा अलग अलग कैटेगरी का वहां पे बैठा हो, वहां हर बच्चे की क्या जरूरत है ये स्कूल डिसाइड करता है। उस हिसाब से वहां पे टीचर का रोल होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड। अगला क्वेश्चन, वो छात्र जिन्हें उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब बात समझिए, लंबे अंश और पाठ को पढ़ने में, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका ऑप्शन सबको पता होगा, क्या है? डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है? अभी हमने नेक्स्ट पेपर में बताया था, जो चीजें लिखी हुई होती हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनका सीक्वेंस बिगड़ जाता है ना। जब सीक्वेंस बिगड़ जाएगा तो चीजों को अपने माइंड में रीड नहीं कर पाएगा। तो ये किसका कौन सा डिसेबिलिटी है? पठन वैकल्य। अब बात आती है डिस्कैलकुलिया क्या है? डिस्कैलकुलिया क्या है? मैथ्स में अंकों को याद करने में दिक्कत होती है, यानी मैथ्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो किस में आ जाती है? डिस्कैलकुलिया में आ जाती है। ठीक है, किसमें आ जाती है? डिस्कैलकुलिया में आ जाती है। और सेरेब्रल पल्सी ये क्या है? ये एक मस्तिष्क का आघात है। क्या है? मस्तिष्क का आघात। ठीक है। और दूसरा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ये क्या है? ये जहां पे कोई भी बच्चा चलने में असमर्थ, जब पैरों में दिक्कत आ जाती है उसे क्या कहते हैं? लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और ये क्या है? सेरेब्रल पैलिसी, मस्तिष्क आघात। इसमें होता क्या है? जैसे पेन उठाना है, ठीक है, यानी वो देखिए मस्तिष्क में किस जगह पे इसमें दिक्कत आती है ये समझिए। किसमें? सेरेब्रल पैलिसी में। इसमें दिक्कत कहां पे आती है? वो अपनी मांसपेशियों को कंट्रोल करने में उसको दिक्कत होती है। यानी मस्तिष्क में ऐसी जगह जहां से मांसपेशियां मसल्स का कंट्रोल होता है, जैसे पेन उठाना है, समझिए। तो माइंड में मैसेज गया ना, जब मैसेज गया तो उस मैसेज के हिसाब से नर्वस सिस्टम ने काम किया, फिर उसने उसी हिसाब से हाथ को आगे बढ़ाया और पेन उठा लिया। बस समझे? इसी जगह पे दिक्कत आ जाती है। यानी मैसेज को माइंड में पहुंचने में जब दिक्कत आ जाती है, यानी माइंड तक पहुंचा तो है लेकिन वहां से वो रिवर्स नहीं हो रहा। आप कितना भी कहेंगे पेन उठाओ, वो सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन वहां से रिवर्ट नहीं आ रहा है, तो पेन नहीं उठा पाएगा। क्योंकि जो भी मोटर स्किल्स होती है उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और जब मोटर स्किल को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है उसे क्या कहते हैं? सेरेब्रल पैलिसी, यानी कि प्रमस्तिष्की आघात। ठीक है, समझ गए? घात, घात हो गया। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही है? पठन वैकल्य डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन है, समझिए, देखिए एक सेकंड। हाँ कि सुविधाहीन और वंचित ऐसे बच्चे जिनको सुविधा, ऐसे बच्चे जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे जो वंचित समूह से हैं, जिनको सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, हो सकता है। छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना नहीं। आप अगर छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करने से क्या होगा? बहुत ज्यादा उस डिप्रेशन में बच्चा जा सकता है। आप रोज क्लास में उसका मजाक उड़ाएंगे टीचर,
अगर आप कोई टीचर है, अगर किसी बच्चे को कमजोरी है तो क्या उस बच्चे की कमजोरी को टीचर के सामने, सबके सामने लाना चाहिए? नहीं, आप उसे पर्सनली जाके बात कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सारे बच्चों के सामने वो चीज़ नहीं उजागर करनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा स्कूल आने में धीरे धीरे स्कूल आना बंद कर देगा, उस टीचर से उसको डर लगने लगेगा, वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाएगा। इस वजह से छात्रों की कमजोरी को सबके सामने कभी उजागर नहीं करना चाहिए। इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसे जो वंचित समूह हैं उनको आप अगर अलग डिपार्टमेंट में पढ़ा रहे हैं, अलग संकाय में पढ़ा रहे हैं, तो दिक्कत क्या होगी? उनको यह लगेगा क्या हम समाज से अलग हैं, क्या हम उन सामान्य बच्चों की तरह नहीं हैं जो उस रूम एक मुख्य धारा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से वंचित बालक हो या सामान्य बालक हो या थोड़ा बहुत डिसेबल्ड बच्चे भी हो, उनको समावेशी शिक्षा में एक साथ पढ़ाने की बात की गई है। यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम यानी स्टैंडर्ड कैरिकुलम की बात कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा है, स्टैंडर्ड जो कैरिकुलम है वो सारे बच्चों पे अप्लाई नहीं होता है। वो हर बच्चा अलग तरीके से होता है, सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड कैरिकुलम को फॉलो ही नहीं किया जा सकता है। ठीक, स्टैंडर्ड कैरिकुलम वहाँ पे होता है जहाँ सारे बच्चे एक जैसे हों। ठीक है, और इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या है, सारे बच्चे अलग अलग तरीके के होते, अलग अलग उनका मेंटल स्टेटस होता है। इस वजह से वहाँ पे हम स्टैंडर्ड कैरिकुलम को भी प्रयोग नहीं करेंगे। कौन सा ऑप्शन बचता है? सभी बच्चों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। इससे फायदा क्या होगा? वंचित जो बच्चा है वो भी सामान्य बच्चों के साथ बैठा हुआ, जो डिसेबल्ड है वो भी बैठे हुए, तो आपस में हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। किसी प्रकार का किसी बच्चे से हेजिटेशन नहीं होगा, और जो निम्न मानसिक स्तर वाले बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल 90 से कम है, वो भी अपने से ऊपर आईक्यू लेवल वाले बच्चों से सीखेंगे। ठीक है, उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, वो अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे अगर साथ में रहेंगे, ये बेनिफिट होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। अगला, विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में, ऐसी कक्षा जिसमें डाइवर्सिटी है बच्चों में, यानी जो छात्र हैं उनकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, नीड है। शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विकल्प को उपलब्ध नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब इस तरीके का आंसर जब भी क्वेश्चन आए तो आंसर ढूंढने के लिए क्या करते हैं, विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को क्या विकल्प करने चाहिए, यानी ऐसी कक्षा, ऐसी क्लास जहां पे अनेकों प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं है, हो सकता है उसमें डिसेबल्ड बच्चे भी हो सकता है वंचित समूह वाले बच्चे भी हो। उसमें क्या करना चाहिए? सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अलग अलग बच्चे बैठे हैं, उनके हिसाब से हमें टेलम का यूज करना है। संचार और अभिव्यक्ति, टीचर्स को संचार का मतलब कम्युनिकेट करना है, हर बच्चे से आई कांटेक्ट, हर बच्चे से कम्युनिकेट करना। दूसरी चीज, बच्चे को भी मौका देना है कि अपने आइडियाज को व्यक्त करें, यानी अभिव्यक्त करें टीचर्स के सामने। कोई भी है, किसी भी परेशानी को लेकर किसी बच्चे में टीचर के प्रति हेजिटेशन नहीं लानी है, यानी कि ये भी करना है, ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे बच्चा ये करे। सूचना के दृष्टिकोण, ये भी करना है। कौन सा नहीं करना? शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़वादिता, हम ये नहीं कर सकते, ये कोई टीचर नहीं कर सकता है, न करना चाहिए। हम ये मान के नहीं बैठ सकते हैं, एक टीचर ये मान के नहीं बैठ सकता है कि जो क्लास में है यही 7-8 बच्चे हैं, यही पढ़ने वाले हैं और बाकी सब बेकार हैं, है ना। होता भी ऐसा कभी कभी क्लास में कि जो एक टीचर है वही 6-7 बच्चों को देखकर ही पढ़ाता है, वो एक्स्ट्रा कोशिश भी नहीं करना चाहता पीछे वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, या जो और बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, उसको ये लगता है कि जल्दी से हम इनको पढ़ा के निकल जाएं, और ये बच्चे, वो बच्चे होते कैसे, उनका आईक्यू लेवल थोड़ा ठीक ठाक होता है, इस वजह से वो टीचर की बातों को जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। टीचर उस जगह पे अगर मेहनत नहीं करना चाह रहा है और बच्चों, क्योंकि वहां पे देखिए क्या कह रहा है, विविध आवश्यकता वाले बालक बैठे हुए, हो सकता है किसी बच्चे को समझाने के लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़े, तो आपको देना है, आपको देना चाहिए उस बच्चे को टाइम, लेकिन टीचर इस चीज से जब बचने लगते हैं तो उसे कहते हैं शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़वादिता। चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 20th क्वेश्चन, दिव्यांग छात्रों की बात हो रही है, यानी डिसेबल्ड छात्रों की बात हो रही है। शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, अब किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया ये सोच लेते हैं। अब दिव्यांग बच्चों की बात हो रही है, तो अब वो डिसेबिलिटी जो है वो किस लेवल की है, कहाँ पे है, आँख की है, कान की है, पैरों की है ना।
उपयुक्त आधारभूत ढांचा, ठीक है, ये सही है। उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक और निजी शिक्षक, ठीक है। अनिवार्य विशेष शिक्षा, ये चीज गड़बड़ है। देखिए, एक शिक्षा की जो एनईपी 2020 है वो सभी के लिए एक शिक्षा की बात करता है, ठीक है, सबको एक ही शिक्षा देना है। हाँ, अगर जरूरत पड़ने वाले बच्चे हो सकता है उनके लिए एक निजी शिक्षक की आवश्यकता की जाए, लेकिन शिक्षा एक ही होनी चाहिए। वो अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात नहीं करता है। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं सबको देनी है, डिसेबल्ड बच्चे जो भी हैं। इस लिहाज से कौन क्या नहीं करना चाहिए? तीसरा ऑप्शन सही, इसको हटा देते हैं, ठीक है, तीसरा सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? समझिए, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? पढ़कर सीखते हैं, बिल्कुल। सुनकर सीखते हैं, कभी कभी क्या होता है बच्चे दूसरों की बातें सुनकर भी सीखते हैं, देख कर भी सीखते हैं, और क्रिया करके सीखते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग। अगर ये पूछता बच्चे इन सब में किस प्रकार सबसे बेहतर तरीके से सीखते हैं, तो ऑप्शन होता है क्रिया करके, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग जब बच्चा ये करता है तो वो नॉलेज, वो जो चीज सीखी वो काफी दिनों तक, काफी टाइम तक उसके मस्तिष्क में स्थायी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी चौथा। बच्चे पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, देखकर सीखते हैं। पढ़कर, खुद पढ़कर, सुनकर, टीचर को सुनकर, कभी कभी चीजों को देखकर, जैसे मूवी वगैरह देखी है ना, उससे भी सीखते हैं, या कुछ ऐसी एजुकेशनल चीज देख रहे हैं, देखकर भी सीखते हैं, और लर्निंग बाय डूइंग, करके भी सीखते हैं, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला है अभिकथन और कारण का। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोग ये बताएं, क्या बच्चों अगर सीख रहे हैं तो कुछ उन पे कंट्रोल करना चाहिए, है ना? करना चाहिए। कुछ का मतलब इस सेंस है कि क्या बच्चे जिस प्रोसेस, सीखने के जो प्रोसेस है वो सही है? अगर आपने नहीं रोका, हो सकता है गलत तरीके से सीख रहे हो और सीख जाएं गलत तरीके से। तो अगर वो कुछ सीखने का प्रोसेस उनका गलत है, तो वहां पे कुछ ना कुछ टीचर्स को या पेरेंट्स को ऑब्जर्वेशन करना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पे एक नजर टीचर की या घर पे पेरेंट्स की होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, बिल्कुल सही है, यानी ए सही है। अब ए क्यों सही? क्योंकि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। अभी जो मैं बात कर रहा था, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, पहला, है ना। अगर आपने सीखने में उनको, विद्यार्थियों को नियंत्रण करने की अनुमति नहीं दी, ठीक है, जो करो जाके जैसे मानो वैसे। देखिए, एक प्राइमरी लेवल पे या प्ले ग्रुप पे ये चीजें सही हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बायोलॉजिकली मैच्योर होता है तब हमें नजर रखने की जरूरत होती है, ठीक है, क्या कर रहा है, और उस बच्चे को भी, जो भी कर रहा है उस पे, उस बच्चे को खुद पर भी नजर रखनी होती है। ऐसा तो नहीं हम गलत कर रहे हैं और जो चीज हम अचीव करना चाह रहे हैं वो ना कर पाए, ठीक है। इस नजरिए से ए और आर दोनों सही है, और ए आर, जो आर है ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी 22 सेकेंड का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो है, यानी ऐसी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना चाहिए जो है, जो अस्पष्ट है या सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है, कल्चरली एप्रोप्रिएट है, या अत्यंत जटिल है, बहुत कठिन है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड है, अर्थहीन या मीनिंगलेस है। तो किसको बढ़ावा देना चाहिए? सांस्कृतिक। किसको? सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है। बाकी सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, अस्पष्ट, अत्यंत जटिल और अर्थहीन, ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो, एक टीचर को ऐसी एक्टिविटीज की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए
जो निराशा से भरमार हो, यानी जिसमें निराशा बहुत ज्यादा हो, अभिसारी उत्तर हो, या अपसारी सोच हो, या मात्र रटना हो। ठीक है, अब इनमें से होपलेसनेस, कन्वर्जेंट आंसर, डाइवर्जेंट आंसर, या मेयर मेमोराइजेशन। ठीक है, इनमें आपको पता होगा सही ऑप्शन है थर्ड। क्यों थर्ड है? अपसारी सोच, अपसारी चिंतन की बात क्या होती है, या हम कहें डाइवर्जेंट, जो डाइवर्जिंग थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, वो क्या होती है? जब बच्चा एक नजरिए से, एक पहलू से ना सोच के कई पहलुओं से सोचता है, उसे कहते हैं डाइवर्स, है ना, यानी अपसारी। और अभिसारी होती है वो सिर्फ जब बच्चा एक पहलू से सोचता है तो उसे अपसारी, उसका दायरा बहुत छोटा होता है। अपसारी चिंतन का यानी जो डाइवर्जिंग थिंकिंग होती है उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। तो एक ऐसी रूपरेखा, ऐसी एक्टिविटी तैयार करनी चाहिए टीचर को जिससे एक बच्चा एक ही पहलू के बजाय कई पहलुओं पर सोच सके। इस नजरिए से देखा जाए थर्ड ऑप्शन, 24 का थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, रटने की तो कोई बात ही नहीं है। अगला है 25, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। कैसी गतिविधि है? मैकेनिकल गतिविधि है? नहीं। व्यवहारवादी है? बिहेवियरिस्टिक? नहीं। पैसिव निष्क्रिय है? नहीं। कैसी गतिविधि? सामाजिक गतिविधि। ठीक है, वाइगोत्स्की ने भी यही बात कही है, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में आता है और सामाजिकरण की जो प्राथमिक संस्था है क्या है? परिवार है। अगला क्वेश्चन 26, कारण कथन। एक शिक्षक के छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों यानी स्ट्रेटजीज को विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। एक शिक्षक के छात्रों के बीच, शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियां विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, यानी ऐसी रणनीतियां बनानी चाहिए जिससे समस्या समाधान हो सके। उसके बाद समस्या समाधान की जो रणनीतियां बनाई जाती हैं उनमें अधिगम में, लर्निंग में मॉडिफिकेशन होता है, सुधार होता है, और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी इंक्रीज होती है बच्चों की। तो ए और आर दोनों सही है, और ए जो है, आर जो है सही व्याख्या कह रहा है, एक यानी पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन यानी 26 का पहला। अगला, छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है। छात्रों के बीच जो डाउट्स हैं, डाउट्स महत्वपूर्ण हैं। डाउट्स को निर्मित करना चाहिए, यानी एक टीचर को डाउट्स क्रिएट करना चाहिए? नहीं। पहचानना चाहिए, हो सकता है। अनदेखा करना चाहिए। अगर बच्चों के अंदर डाउट्स हैं तो टीचर उसको इग्नोर करे। कैसा करना चाहिए? अगर बच्चों के डाउट्स नहीं क्लियर हुए तो बच्चा कभी भी उस कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएगा जो वो सीख रहा है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए डाउट्स आना स्वाभाविक है, और जब डाउट क्लियर नहीं किए जाएंगे तो कभी बच्चा वो कॉन्सेप्ट सीख नहीं पाएगा। इसलिए हम अनदेखा भी नहीं कोई भी टीचर कर सकता है। प्रचारित करना, फिर वही चीज आती है कि उस बच्चे के अंदर जो डाउट है उसको क्लास के अंदर एडवर्टाइज किया जाए, सबके सामने रखा जाए कि जो ये कोई लड़का है XYZ, उसको ये डाउट है, बताओ बाकी लोग डाउट है कि नहीं है? नहीं, बाकी कहेंगे नहीं है। हो सकता है सबको ना हो सकता है एक बच्चे को, लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। उस जगह पे उस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस बच्चे को डाउट्स वही क्लियर करे और सबके सामने क्लियर करे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसलिए उसको प्रचारित भी नहीं कर सकते। प्रचारित करने से क्या होगा, फिर बच्चे के अंदर वो डर आ जाएगा टीचर से बात करने के लिए, और बच्चों से भी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। वो फील करेगा कि मुझे आता नहीं है, सारे बच्चों को आता है। ये सारी चीजें, नेगेटिव चीजें उसके अंदर आती रहेंगी। कौन सा ऑप्शन सही है? पहचानना चाहिए, यानी सेकेंड। ठीक है, अगला, छात्रों में भय का भाव अधिगम में काफी सुधार करता है। आप ये बताइए, अगर किसी बच्चे के अंदर डर है तो क्या वो अच्छे से लर्निंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अधिगम के लिए हार्मफुल है, बिल्कुल है। डर जो है बच्चे के अंदर, अगर किसी चीज को लेकर डर आ गया तो वो लर्निंग कर ही नहीं पाएगा। तो ये सही है, अधिगम के लिए हार्मफुल है। अधिगम के लिए आवश्यक है। डर कभी भी अधिगम के लिए आवश्यक नहीं होता है। उसको जितना से ज्यादा आप इनकरेज कर सकें वो लर्निंग के लिए आवश्यक होता है।
वो काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है डजंट मैटर, लेकिन उसको हमेशा मोटिवेट करते रहिए कि आप कर सकते हो जाएगा आज नहीं तो कल आप ये सीख लोगे ये चीज। तो अधिगम के लिए डर नहीं आवश्यक है, अधिगम के लिए उत्साह आवश्यक है। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, डर मतलब डर जो है, फियर जो है, लर्निंग पर कोई प्रभाव नहीं डालता, बिल्कुल डालता है। अगर डर है तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? 28 का सेकंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत का मतलब मास्टरी करने हेतु सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है? मतलब कोई छात्र है, जैसे होता नहीं अलग अलग क्लास में छात्र हैं या उनको किसी न किसी चीज में मास्टरी होती है, कोई किस सब्जेक्ट में अच्छा है, कोई किस सब्जेक्ट में अच्छा है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? अगर वो योग्यता की चाह करे तब एज फॉर कंपिटेंस, या प्रसिद्धि की चाह करें अब फॉर फेम, या धन की चाह करें या सत्ता की चाह करें। इसमें सही ऑप्शन क्या है? जब वो योग्यता की चाह करेंगे तभी वो मास्टरी में हो पाएंगे, कि हमको पढ़ना है, हमको ये चीज समझनी है, वो जो चीज उनको पढ़ना है वो उसमें बहुत डीप घुसे जा रहे हैं सीखने के लिए। जब ये चीज उनके अंदर आ जाएगी तब वो महारत हासिल करने के लिए हो रहा है, ठीक है। और जब भी बात सत्ता की आ जाएगी या धन की आ जाएगी तो वो सिर्फ उतना ही पढ़ेगा जितना उसको जरूरत है, वो नॉलेज लेने के लिए नहीं पढ़ेगा, वो अब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ेगा, ठीक है। 29 का फर्स्ट। अगला लास्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम यानी ऐसा लर्निंग जिसमें मीनिंग हो को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यानी मीनिंगफुल लर्निंग के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित, डिमोरलाइज करना चाहिए? नहीं, उत्साहित करना चाहिए। छात्रों के बीच कंपटीशन कराना चाहिए? नहीं। विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए? नहीं। संप्रतियों को समझ को महत्व देना चाहिए? संप्रति मतलब कॉन्सेप्ट की समझ को महत्व देना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा। आज हम लोगों ने ये जो PYQ था 5 जनवरी का है ना, इसको हम लोगों ने देख लिया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट PYQ देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जो समझाया गया है वो भी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी। थैंक यू।